केले के चिप्स वाली की सफलता। एक गांव में मीना नाम की एक औरत अपने पति रामू और अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रामू और मीना का केले का बहुत बड़ा खेत था। वे बड़ी मेहनत से अपने खेत में केले उगाया करते थे। रामू शहर जाकर केले बेचा करता और पीछे से मीना अपनी बेटी चिंकी और अपने घर का ख्याल रखती थी। चिंकी गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह गांव में बुनियादी होने लगी। सुनो सुनो सुनो, शहर की मंडियों में केले का दाम आधा कर दिया गया है, तो इसीलिए आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि शहर में केला बेचने जाएं तो दाम कम कर कर ही बेचें, वरना आपका केला कोई नहीं खरीदेगा। ये बात सुनकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है। पहले ही केले के दाम इतने कम मिल रहे थे, अब और भी कम करें, क्या कमाएंगे हम और क्या बचाएंगे। रामू बड़े दुखी मन से ये बात अपनी पत्नी मीना को बताता है। रामू और मीना अभी ये बात कर ही रहे थे, तभी उनकी बेटी चिंकी आकर कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम खाने को कुछ बना दोगी? चिंकी की बात सुनकर रामू कहता है, अरे बेटा, अपनी माँ को तंग करना बंद करो, जाओ वहाँ पर बहुत केले पड़े हैं, कुछ केले खाकर सो जाओ। नहीं पापा, मुझे केले नहीं पसंद, मुझे कुछ और खाना है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीना रसोई में जाती है और केलों को काटकर उनके चिप्स बनाती है और चिप्स लाकर चिंकी को खाने को देती है। चिंकी बड़ी खुशी खुशी केले के चिप्स खाती है और कहती है कि माँ, चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। रामू भी अपनी बेटी की बात सुनकर केले के चिप्स खाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैं तो गुस्से में भूल ही गया था, हम लोग बचपन में कितने केले के चिप्स खाया करते थे। मीना, तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं, भाई कभी कभी हमें भी खिला दिया करो ऐसे ही बिना बोले। अपने पति की बात सुनकर मीना को एक आइडिया आता है और वो रामू से कहती है, अजी सुनते हो, मन में एक विचार आया है, क्यों ना कल से हम केले के चिप्स बनाकर बेचें? केलों की जगह चिप्स के ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। अरे वाह मीना, ये आइडिया तो मेरे मन में आया ही नहीं। ठीक है, हम कल ही ये काम शुरू करते हैं। अगले दिन वो एक बहुत बड़ा स्टोव और कढ़ाई लेकर अपने आंगन में केले के चिप्स बनाना शुरू करते हैं और खूब सारे केले के चिप्स बनाकर रामू एक ठेले पर गांव में बेचने निकल जाता है। देखते ही देखते मीना के बनाए केले के चिप्स बिक जाते हैं। अब वो दोनों रोज शाम को केले के चिप्स बनाते और सुबह रामू उन्हें बेचने गांव निकल जाता। मीना के बनाए केले के चिप्स इतने स्वादिष्ट थे कि उनका काम धीरे धीरे चल निकला। मैंने कहा था ना आपसे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगे और वो दोनों गांव में एक केले के चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं और उसमें गांव के बाकी लोगों को भी रोजगार देते हैं। अब वो लोग काफी धनवान हो चुके थे। इसीलिए कहते हैं, एक अच्छी सोच और समय पे लिया गया निर्णय हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। नारियल बर्फी वाली बीवी। रूपेश और कमला पति पत्नी थे। दोनों अपना बेटा रवि के साथ खुशी खुशी रहते थे। रूपेश का बड़ा नारियल का खेत था। वह रोज जाकर नारियल का पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ता था, फिर उसके सारे फसल को मार्केट में ले जाके बेचता था। उसको थोड़ी बहुत मुनाफा भी होती थी। एक दिन रूपेश आकर कमला से कहा, कमला, कहाँ है मेरा प्यारा बेटा? मैं उसे मेरी तरह नारियल वाला नहीं बनाना चाहता हूँ। उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। अरे वो देखो, तुम्हारा लाडला आ रहा है खेल से। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। बेटा रवि, तुम्हें सिर्फ खेलना ही नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ना लिखना भी चाहिए। हाँ पापा, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कल आपके साथ खेत में ले जाना, मैं भी नारियल तोड़ना सीखूंगा। ठीक है बेटा। ऐसा रूपेश और रवि दोनों अगले ही दिन सुबह ही खेत में जाते हैं। तभी रूपेश ने बोला, बेटा तुम अच्छी तरह से देखते ही रहना, चढ़ो मत, अगर संतुलन नहीं रहेगा तो गिर जाएगा।
ऐसा बोलकर रूपेश नारियल का पेड़ चढ़ जाता है और नारियल तोड़ना शुरू करता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेड़ भी चढ़ा, लेकिन इधर रवि एक पेड़ थोड़ा चढ़ जाता है और उसका पांव फिसलने से नीचे गिर जाता है। रवि को कुछ नहीं होता, लेकिन उसका चिल्लाने की आवाज सुनकर रूपेश जो पेड़ के ऊपर था उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका पैर फिसलकर जोर से नीचे ऊपर से गिर जाता है। उसको कमर पर जोर से चोट भी लगती है। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कमला और रवि के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वहां पर डॉक्टर ने बोला, कमला दीदी, रूपेश की रीढ़ की हड्डी दब गई है। उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी है। मेरे ख्याल से वह अभी कुछ महीने तक बैठ भी नहीं सकता। हे भगवान, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलो। माँ और बेटा रूपेश को मिलने कमरे के अंदर जाते हैं। तभी रूपेश ने बोला, कमला, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि अब मैं उठ नहीं सकता। मैं अपने दोस्त किरण को बुला लिया है। अभी वही हमें कुछ सहायता कर सकता है। तुम चिंता मत करो। 2 दिन के बाद रूपेश का दोस्त किरण कमला को मिलने आता है। अरे भाभी, तुम चिंता मत करो। पहले ये बोलो कि तुम कौन सा पकवान स्वादिष्ट बना सकती हो। भाई साहब, मैं नारियल की बर्फी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैं अपने दादी माँ के पास सीखी है। अच्छा, तो ठीक है। आप जल्दी नारियल का बर्फी बनाकर मुझे देना। मैं अपने मिठाई के दुकान पे नारियल की बर्फी लगा दूंगा। जो भी पैसा उसे बेचने से आएगा मैं उसे आप ही को दूंगा। ये वादा है मेरा। जैसे ही किरण अपनी दुकान पे कमला का नारियल का बर्फी लगाया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बर्फी का सेल्स आसमान छूने लगते हैं। स्वादिष्ट होने की वजह से उसको और कमला को बहुत मुनाफा होता है। ये सब देखकर कमला और रूपेश बहुत खुश हो जाते हैं। रवि भी अच्छी तरह पढ़ने लगता है। कुछ महीने के बाद जब रूपेश को ठीक हो गया, तीनों मिलकर नारियल की बर्फी का अपना एक ठेला भी खोलते हैं और ऐसा ही खुशी खुशी से जीने लगे। बांस काटने वाली। राधा और उसका पति अपने खेतों में बांस उगाते थे। उन बांसों को काटकर छोटे छोटे खिलौने बनाते और शहर में जाकर बेच दिया करते। एक दिन काम करते हुए राधा को एक बांस के पास एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी। अरे, ये गुड़िया? लगता है कोई बच्चा यहाँ खेलते खेलते छोड़ गया है। अजी, सुनते हो? देखो जरा, कितनी प्यारी गुड़िया है। पति पत्नी उस गुड़िया को देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत खूबसूरत थी। आसपास के बच्चों से पूछते हैं, लेकिन गुड़िया किसी की नहीं थी। तो दोनों गुड़िया को अपने घर ले आते हैं। दोनों पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, तो इसीलिए एक गुड़िया को ही एक बच्चे की तरह पालने की सोचते हैं कि अचानक वो गुड़िया इंसान के बच्चे की तरह बन जाती है। यह देख राधा हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या? अभी तो मैंने एक बच्चे की कल्पना ही की थी कि ये गुड़िया इंसान का बच्चा बन गई। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे गुड़िया के प्रताप से उनके घर में धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं रही। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो गए। बच्ची बड़ी हो गई। अरे बेटा, अब तू बड़ी हो गई है। अब तो तेरी शादी करनी होगी। हमें छोड़कर दूर जाना होगा। माँ, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। उसने एक शर्त रखी। मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो दूर पहाड़ी पर ओस का फूल मुझे ला कर दे। जो ये कर पाएगा उसी से मेरी शादी होगी। माता पिता हर गांव में इस बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई शूरवीर उनके घर तक नहीं आता जो ओस का फूल ला सके। माँ, आप जानती नहीं, मैं किसी आम इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं एक परी हूँ, ओस परी। जो फूल मैं मांग रही हूँ उसे पाए बिना मैं किसी और इंसान से शादी नहीं कर सकती। लगता है अब आप दोनों को छोड़कर मुझे जाना होगा। जब उसने ऐसा कहा तो राधा और उसका पति फूट फूट कर रोने लगे और उसके ना जाने के लिए उससे विनती करने लगे। लेकिन अचानक
एक मुसाफिर जिसे ये बात पता चलती है वो ओस का फूल ले आता है और ओस परी के सामने रख देता है। यह देखकर राधा, उसका पति और बेटी खुश हो जाते हैं। राधा और उसका पति उन दोनों की शादी कर देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आप जैसे पिता और माता पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। एक परी होने के बावजूद मैंने एक इंसान की जिंदगी जीकर देखी है। एक अच्छा पति जो मुझे मिल गया है, अब मेरा जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। मैं आपकी इस ममता का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। और धीरे धीरे राधा को सब बांस काटने वाली की जगह ओस परी की माँ के नाम से जानने लगे।